हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, उसमें आज एक इम्पोर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। जैसा कि लिखा गया कि एसएससी जीडी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आज हम करने वाले हैं 50%। कितने? 50। उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 40 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। प्रत्येक पर्सन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहले पर्सन से, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित हैं? कहने का मतलब ग्रहण किए गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मूल कर्तव्यों की। देखिए पर्सन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, यदि आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा देंगे और कभी नहीं भूलोगे। प्रश्न क्या है कि मूल कर्तव्य जो हमारे भारत के संविधान में है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कौन से देश के संविधान से? यूएसएसआर जो पहले था, फिलहाल क्या है? रूस। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? ये मूल संविधान में नहीं थे, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जो पॉइंट बता रहा हूं वो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक समिति थी। कौन सी समिति? सरवण सिंह समिति। सरवण सिंह समिति। इस समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। और कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 की। लेकिन सरकार ने क्या किया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए। अब वो 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कहां पर है? देखिए संविधान के भाग 4 के क में और 51 के आर्टिकल में ये मूल कर्तव्य है। अब आपको होगी सर मूल कर्तव्य तो 11 है, ये 10 ही कहां? 10 ही आप बता रहे हो। 10 तो तब थे जब ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, लेकिन एक और ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फंडामेंटल जो राइट्स है वो कितने हैं, तो वो 11 है। कितने बताने आपको? 11 बताने हैं। आ गई बात समझ में। मूल कर्तव्यों से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इन पॉइंटों से बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं आपके मूल कर्तव्य की। ठीक है, देखिए यहां पर बात करें यूएसए की, तो यूएसए के संविधान से क्या लिए गए थे? फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे, मौलिक अधिकार लिए गए थे। ऑप्शन आपका कनाडा। कनाडा से क्या ग्रहण किया गया? हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां ग्रहण की गई थी। क्या? अवशिष्ट शक्तियां ग्रहण की गई थी। फ्रांस से क्या ग्रहण किया गया? एक तो गणतंत्रात्मक शासन जो था, गणतंत्रात्मक जो था वो ग्रहण किया गया। साथ ही प्रस्तावना में समानता बंधुता थी, वो ग्रहण की गई। कहां? फ्रांस से। ठीक है, ये पता लग गया। जो विदेशी स्रोत थे हमारे संविधान में, विदेशों से ग्रहण किए गए थे, उनके बारे में हमने यहां पर बात की है। आशा है कि ये सब पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान का विकास भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका विकास? भारत की पहली या प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था। तो किसका विकास? कृषि का विकास। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। अब बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान से पढ़ना, सब कुछ यहीं पर याद होने वाला है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक। शुरुआत कब हुई थी? 51 में, 5 साल की थी। पंचवर्षीय आपको पता लग रहा होगा नाम से ही, 5 साल की। ठीक है, 51 से 56 में बात आती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। कौन से मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना थे
कि कृषि का किसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, मुख्य उद्देश्य था, हो गया क्लियर। तीसरा प्रश्न यदि बने तो सीडीपी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट देखिए, बात करें 2 अक्टूबर 1953 की, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। अब बताइए, आपसे पंचवर्षीय योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में कहां से प्रश्न पूछेगा? बचा कोई पॉइंट? नहीं बचाना। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नवजात मृत्यु दर द्वारा किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले रिक्त स्थान के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। प्रश्न बहुत बड़ा है। ऐसा प्रश्न यदि आपके सामने आए तो उसको आप एक बार नहीं, कम से कम 2 बार पढ़ोगे। यदि आपको पहली बार में अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसको दोबारा पढ़ना है। क्या पता कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए जिससे हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाए और हमारे नंबर चले जाए। तो इसमें जो है वो नवजात मृत्यु दर की बात हो रही है कि दिए गए वर्ष में या कोई भी अवधि में जो प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले 28 दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को क्या करता है? संदर्भित करता है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती है। कोई भी संस्था है उसके स्वामित्व वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती है? परिसंपत्तियां। क्या कहलाती है? परिसंपत्तियां। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। किसी भी संस्था की जो अपने स्वामित्व वाली संपत्ति है वो क्या कहलाती है? परिसंपत्तियां कहलाती है, ठीक है। इसके साथ अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? देखिए मैंने करवाया था आपको लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, उसमें सब कुछ अच्छे से मैंने पढ़ाया था, समझाया था। यदि आपने लोक नृत्य वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, बहुत अच्छी क्लास है जहां से आपसे 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। चलो बात कर लेते हैं, हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को। यह पूछा गया सीधा सीधा कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप इनमें से कौन सा है? यदि आपने वो क्लास देखी है तो आप इसका आंसर आराम से दोगे। तो क्या आएगा इसमें? थांगता। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। मणिपुर की बात करें तो एक मणिपुर का नृत्य नूप नृत्य है और एक मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य। कौन सा? मणिपुरी नृत्य। ये 3 ध्यान रखने हैं, एक थांगता, एक नूप नृत्य और शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। अब बात आती है ऑप्शन पर। देखिए बिहू कहां का है? असम का। असम का एक मैंने आपको बताया था सत्रिया नृत्य। कौन सा नृत्य? सत्रिया, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शामिल किया गया था। सत्रिया को किसके रूप में? भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में। ये ध्यान रखना, ये 2000 है। वहां पर जो मैंने लिखा था वो क्या था? 2008वां लिख दिया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2000, 15 नवंबर 2000 को शामिल किया गया था। बिहू असम का है। कुम्मी की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु का है। कुम्मी कहां का है? तमिलनाडु का। कोल्लटम, करगट्टम और कुम्मी। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। और 8वां कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। इसके बाद आता है आपका डंडा जात्रा। ये नृत्य है आपका उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। पॉइंट क्लियर सारे?
मणिपुर के 3 बता दिए मैंने जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा प्रश्न में ही पूछ रहा था कि थांगता एक नूप नृत्य है और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो गया मणिपुरी नृत्य। कौन सा? मणिपुरी नृत्य। बिहू की बात करें तो असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य जिसको 15 नवंबर 2000 को शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। कुमी जो है वो तमिलनाडु का है। कोलटम, करगट्टम और कुमी ये किसके हैं? तमिलनाडु की। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले बात आती ये पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 97 तक थी। 1992 से 97 तक थी। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब प्रश्न क्या है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। सन पूछे तो ये पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक प्रचलित थी या चल रही थी। ठीक है। अब बात वही आती है कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आपको याद रखना है किस मॉडल पर? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध नौचंदी मेला की। वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है और इसका आयोजन कहां होता है ये हमारा प्रश्न है और आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा उत्तर प्रदेश। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए मेरठ के नौचंदी मैदान में इस नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। मेरठ का जो नौचंदी मैदान है उस नौचंदी मैदान में इस मेले का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है। और जो हिंदू भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? इस दौरान नौचंदी देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? नौचंदी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में मेरठ के नौचंदी मैदान में इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 15 अगस्त 1889। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट, 1889। और आपको डेट भी याद रखनी है, 15 अगस्त 1889 को फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है कौन सा? मोहन बागान। इसकी स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 को। इसके बारे में क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए, सीधी सीधी शब्दों में यदि हम कहें कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है, जो आयु है, वो कितनी होनी चाहिए? सीधा सा प्रश्न है, सभी को लगभग पता होगा। कितनी है? 35 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन यदि हम बात करें, देखिए यदि आपसे ये तो सीधा सीधा पूछा गया यहाँ पर, और यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? या फिर एग्जामिनर की भाषा में यदि आपसे बात करें कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। इसी के साथ बात करें
आर्टिकल 55 की बात करें जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, और एक आपका है आर्टिकल 58। कौन सा है? एक आपका आर्टिकल 58 जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं हैं कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, यदि ये योग्यताएं हैं तो राष्ट्रपति बनने के लायक है, योग्य है। 55 की बात करें तो इसमें निर्वाचन पद्धति दी गई है। क्या दी गई है? निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो चुनाव है, वो किस पद्धति के द्वारा होगा, और वो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं। 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 55 में निर्वाचन पद्धति किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तीसरा है 58 जिसमें योग्यताएं दी गई है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, आगे बात समझ में? चले अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती है? कौन सी धातु है जिसमें सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती है? तो कौन सी धातु है? चांदी। विद्युत की सबसे ज्यादा होती है संवाहक किसमें? चांदी में। चांदी के परमाणु क्रमांक के बारे में बात करें जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी धातु दे दी जाती है, कोई भी तत्व दे दिया जाता है, उसका परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाता है। तो चांदी का कितना है? 47। तो ध्यान रखना, विद्युत संवाहक सबसे ज्यादा किस धातु में होती है? चांदी में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आई बात समझ में? अगला देखिए, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की पहचान कीजिए। वो भी कौन सा? प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ध्यान से देखना, यहीं पर प्रश्न में गलती हो जाती है। यहां पर लिखा गया एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा है? सभी को पता है, चंद्रमा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चंदा मामा जो है चंद्रमा, क्या ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। इसी के साथ यदि हम बात करें तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिख रहा होगा, टाइटन। नाम सुना होगा, टाइटन। ठीक है, ये क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। पॉइंट क्लियर? शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, और जो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र वो चंद्रमा है, जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलें तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष कितने तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? मिशन को वर्ष कब तक पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? इसमें पहले तो प्रश्न एक और बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो सीधी सी बात है, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की। कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि टारगेट क्या था, किस वर्ष तक इसको पूरा करने का टारगेट था? तो वो आपका है 2 अक्टूबर 2019। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये देखिए पहला चरण था, दूसरा चरण शुरू। अब ये कौन सा चरण था? पहला चरण था स्वच्छ भारत मिशन का, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। टारगेट कब तक रखा गया था इस मिशन को पूरा करने का? वो था 2 अक्टूबर 2019। ये कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन को ये तो पता होगा मोदी सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, ये तो आपको पता है। 2014 में मोदी सरकार बनी थी। और ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी, याद रख लो, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर आपको याद ही होगा। तो वहीं से शुरुआत कर दीजिए, और वहीं से इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, और प्रथम चरण का टारगेट जो था वो कब तक था? 2 अक्टूबर 2019 को। आगे बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? जो मोलस्का संघ है, ठीक है,
जीवाणु उर्वरक का जो मोलस्का संघ है उसके बारे में यदि हम बात करें, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो कौन सा आता है, ऑक्टोपस। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए मोलस्का संघ में क्या पाया जाता है, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है किस में, मोलस्का संघ में। ये ध्यान रखना, खुला संवहन तंत्र किस में पाया जाता है, मोलस्का संघ में पाया जाता है। और यहां पर मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आंसर सही है, वो है ऑक्टोपस। कौन सा है, ऑक्टोपस। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड्रोन को लो देकर प्रकाशित किया था। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे 2020 में, उसमें ओलंपिक कोल्ड्रोन को जो लो दी जाती है वो किसको देकर प्रकाशित किया, किसको दी गई थी, नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो नाओमी ओसाका है उसको दी गई थी। कब, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन वो थोड़ा सा इससे अलग था, लेकिन पूछा उसी तरीके से गया है कि जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जतिन गोस्वामी ने किसमें योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा सत्रिया नृत्य, ऑप्शन डी करेक्ट। अभी मैंने बताया था 8वां भारतीय शास्त्रीय नृत्य बना था। कब इसको मान्यता मिली थी, 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कहां का है ये भी मैंने बताया था, असम का है। और एक और असम का नृत्य था, कौन सा, बिहू था। जतिन गोस्वामी जो कि संगीत नाटक अकादमी जो गुवाहाटी है उसके संस्थापक निदेशक हैं। क्या है, संस्थापक निदेशक। अब बात करें कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन हमारा सी भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा, ओडिसी, ये उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। देखिए इस प्रकार से यदि आपको कोई भी पॉइंट दिखाई देता है, उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारे के सारे लिख लीजिए, या कहने का मतलब सारे के सारे याद कर लीजिए, जी कि अपने आप कवर हो जाएगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, सब कुछ आराम से याद होगा। ठीक है, प्रश्न क्लियर, आंसर पता लग गया। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। जो जनरल डायर था उसने किस वर्ष मार्शल लॉ के अंतर्गत कमान संभाली थी। तो कब संभाली थी, 1919 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए 1919 से कुछ याद आ रहा होगा, 13 अप्रैल 1919 आया याद कुछ। पंजाब के अमृतसर में एक सभा हो रही थी, और वो सभा क्यों हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। और उस सभा पर जनरल डायर ने क्या कर दी थी, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। क्या चला दी थी, अंधाधुंध गोलियां, जिससे बहुत से लोगों की जान चली गई थी। उस सभा में बहुत से लोग मारे गए थे। तो याद रखना इसी प्रकार से। देखिए यहां पर सिर्फ 1919 आया था, इससे रिलेटेड जो पॉइंट बने वो सभी यहां पर मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न देखिए, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने, किसकी बात कर रहे हैं, व्यापार और वाणिज्य की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना प्रश्न को। जब प्रश्न पढ़ो तो सिर्फ जो आपका दिमाग है वो प्रश्न पढ़ने में ही होना चाहिए, इधर उधर में नहीं होना चाहिए, तभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है। ऑप्शन में देखिए कोई मदद कर रहा है क्या, निर्मित वस्तुओं का आयात करेंगे तो हमारी ही करेंसी जाएगी। मशीनों का आयात कर लीजिए, आयात कर रहे हैं। कच्चे माल का आयात कर लीजिए, वही बात है। यहां पर निर्मित वस्तुओं का निर्यात। देखिए जो भारत सरकार है ना, वो वस्तुओं की आयात और निर्यात पर एक शुल्क लगाती है, सीमा शुल्क। क्या लगाती है, सीमा शुल्क।
ठीक है। तो यहां पर निर्मित वस्तुओं का जब निर्यात करेंगे तो क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा। बाहर जा रहा है, जो सामान है भारत में निर्मित है वो बाहर जा रहा है, तो व्यापार और वाणिज्य का विस्तार सीधा सा हुआ। इसी क्या साथ ही अगला है विदेशी मुद्रा लाने में। अब बाहर जाएगा तो विदेशी मुद्रा तो आएगी। यदि विदेश में कोई सामान भारत में निर्मित है और यहां से वहां जा रहा है तो विदेशी मुद्रा तो आएगी ना। तो सीधा सा लॉजिक से भी इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं। ये नहीं है कि ये भी आपको याद होना चाहिए, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये प्रश्न कहाँ रह गया। ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग को पर जोर डालकर कर सकते हो। ठीक है, देखिए फिर अगला प्रश्न देखिए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ये जो चार आपके सामने ऑप्शन है ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्तमान में भारत में नहीं है। तो वर्तमान में भारत में कौन सा नहीं है, मेहरगढ़ नहीं है। ये मेहरगढ़ कहां पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है पश्चिमी बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में। और बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके कहां पर है, ये भारत में है। अब भारत में कहां पे है ये क्या पता। यदि आपसे पूछ ले सीधा सीधा कि हल्लूर भारत के कौन से राज्य में पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो हल्लूर जो आपका, ये ध्यान रखना, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में। महागढ़ की यदि हम बात करें तो ये आपका यूपी में है, और चिरौद की बात करें तो ये आपका बिहार में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे, क्लियर होगा यहीं पे पॉइंट। क्या था प्रश्न, क्या था कि इनमें से कौन सा ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो भारत में नहीं है। हमारा आंसर आया मेहरगढ़। प्रश्न एक और बना, ये कहां पर स्थित है, वर्तमान में पश्चिमी बलूचिस्तान में। अब देखिए ये 3 पॉइंट और है, 3 ऑप्शन है। अब ये तीनों कहां पर है, तीनों है तो भारत में ही। यदि ये भारत के बाहर होते तो और भी ऑप्शन हमारे इस आंसर में, इस प्रश्न के सही होते, लेकिन तीनों क्या है, भारत में है। अब तीनों भारत में कहां है, पहला हल्लूर है जो कि तमिलनाडु में है, महागढ़ जो कि यूपी में है, और जो चिरौद है वो कहां पर है, बिहार में। पॉइंट क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में। यदि आपको क्लास में मजा आ रहा है ना पढ़ने में, और अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है और याद हो रहा है, तो कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न देखिए। अर्थशास्त्र में CRR पूर्ण रूप क्या है। जो अर्थशास्त्र जो आपकी इकोनॉमी है उसमें की शब्द है CRR, इसकी फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है, और वो फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। तो वो फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। CRR की फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अब फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, चलो ठीक है, फुल फॉर्म तो पता चल गई, लेकिन यदि आपसे पूछ ले CRR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो CRR है वो ये होता है, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, वो वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमा का, उनके पास जो कुल जमा राशि है, उनकी जो राशि है, वो अपनी कुल जमा का एक भाग, एक निश्चित प्रतिशत, एक भाग बोल सकते हैं, एक निश्चित प्रतिशत बोल सकते हैं, वो RBI के पास नगद रूप में रखना होता है। ये नहीं है कि उसकी जगह सोने चांदी रख दिया, नहीं, नगद रूप में RBI के पास रखना होता है या जमा होता है, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। हुआ पॉइंट क्लियर, आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। तो देखिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। अब ये भी हम बात कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए अब ये फिर से प्रश्न आपके सामने आए, मैं आपको फिर से बताने वाला हूं नहीं। अब आप क्या कीजिए, ये प्रश्न को देखिए और जो आपके हाथ में कॉपी पेन है उससे वो सब चीजें लिखिए जो मैंने अभी अभी बताई थी कि मौलिक कर्तव्य कहां पर हैं, कहां से लिए गए हैं, शुरुआत में कितने थे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, शुरू में 10 जोड़े गए, एक जो बाद में जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सब चीजें पॉइंट आउट कीजिए, फिर ये याद हो जाएंगे, फिर इन आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
तो देखिए इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सबसे पहला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यही है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। देखिए दूसरा देखिए, ये तो पहले ही मिल गया हमें, सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना, नहीं, ये हमारा कोई वो नहीं है मौलिक कर्तव्य कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम खतरे में डालें, बल्कि हमारा मौलिक कर्तव्य कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम रक्षा करें। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को स्वीकार करना। यहां पर देखिए हिंसा को स्वीकार करना, हिंसा को क्यों स्वीकार करेंगे? हम तो अहिंसावादी हैं, हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना। हिंसा को उजागर करना तो वैसे ही गैर कानूनी है, कैसे आप उजागर कर सकते हो? तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से क्या रहना? दूर रहना। साथ में आपका एक मौलिक कर्तव्य मैं बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई करना और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना। क्या करना? अच्छे से पढ़ाई करना और एसएससी जीडी में आपकी बार सिलेक्शन लेना है। इसको एक मौलिक कर्तव्य समझिए और लग जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है। देखिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है? देखिए प्रश्न को समझिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो परिषद है उसके द्वारा 5 मूलभूत खाद्य समूह सुझाए गए थे। अब यहां पर 4 दिए गए हैं और ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक इनमें से नहीं है। जो परिषद थी कौन सी? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसने जो 5 बताए थे उसमें से नीचे 3 दिए गए हैं, एक नहीं है। वो एक कौन सा नहीं है वो देखिए। तो सबसे पहले तो जो 5 दिए सुझाए गए खाद्य समूह वो 5 आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। यदि आपको 4 पता है, एक नहीं पता, तो भी आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो ये 5 कौन कौन से वो देखते हैं। पहले आंसर देखिए, दूध और मांस उत्पाद, ये भी सही है। दालें और फलियां, ये भी सही है। वसा और शर्करा, ये भी सही है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है ये सुझाया नहीं गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये तो हो गया आंसर। अब देखिए 3 समूह तो आपको मिल गए खाद्य समूह। अब 2 खाद्य समूह और कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो अनाज तथा अनाज से उत्पाद, अनाज से बनने वाली जो भी चीजें हैं वो अनाज और अनाज उत्पाद। यहां पर देखिए दालें और फलियां हैं, तो यहां पर फल और सब्जियां और कर दीजिए, फल और सब्जियां। ये हो गए आपके 5। अब नहीं भूलोगे ना। अब यदि आपसे इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। आई बात समझ में? तो देखिए इसके साथ चले अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? किस कलाकार ने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? केलुचरण महापात्रा ने। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो केलुचरण महापात्रा थे उन्होंने सन 2000 में क्या जीता था? पद्म विभूषण पुरस्कार। अब ये किस क्षेत्र में? उड़ीसा में नृत्य योगदान के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोक नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। किस लोक नृत्य की बात कही गई यहां पर? लंबाड़ी की। तो लंबाड़ी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश जो है उससे संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य है? लंबाड़ी। अब बात आती है कि लंबाड़ी जो है ना वो कब किया जाता है? ये लोक नृत्य मुख्य रूप से, सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट कर लेना, मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जो फसल होती है ना उस फसल को अच्छी फसल के लिए, कैसी फसल के लिए? अच्छी फसल के लिए भगवान से आशीर्वाद के रूप में
आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये लोक नृत्य किया जाता है। कौन सा? लंबाड़ी। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखिए प्रश्न ऑप्शन ए देखिए कर्नाटक है। अब कर्नाटक को क्यों छोड़े भाई? ठीक है, इसके भी तो लोक नृत्य होंगे, वो भी देख लेते हैं। कर्नाटक का देखिए यक्षगान, कहां का है ये? कर्नाटक का लोक नृत्य है। कौन सा? यक्षगान। ठीक है, इसी के साथ असम की बात करें तो असम का तो बहुत बार बता दिया मैंने, असम का कौन सा? बिहू है, सत्रिया है, ये किसके हैं? असम के। अब बिहार की बात करें तो बिहार का एक तो लोक नृत्य आपका पाइका, एक आपका पंवरिया है और एक आपका है बिरहा। कौन सा है? बिरहा। ये किसके हैं? बिहार के लोक नृत्य हैं, पाइका, पंवरिया और बिरहा। पॉइंट क्लियर? आ रही बात समझ में? यदि बात समझ में आ रही है और अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, देखिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। 1913 की बात कर रहे हैं। को रिक्त स्थान की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। किसकी पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है? ये थी भारत की। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी ये भारत की पहली मूक फिल्म थी। भारत की क्या थी? पहली मूक फिल्म, जो किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? दादा साहेब फाल्के के द्वारा। कब? 1913 में। इसी के साथ यदि हम बात करें भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा, ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। कौन सी? आलम आरा। और यदि आपसे सीधा सीधा भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। किसके द्वारा निर्देशित की गई? दादा साहेब फाल्के जी के द्वारा निर्देशित की गई। कब? 1913 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक रिक्त स्थान दिन का त्योहार है। जो मैसूर दशहरा महोत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अब प्रश्न यहां पर यह पूछ रहा है कि कितने दिन तक चलता है? तो कितने दिन तक चलता है? ये 10 दिन का त्योहार है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये नवरात्रा के दौरान चलता है, संपूर्ण नवरात्रा के दौरान ये चलता है। ठीक है, अब इसी के साथ प्रश्न यह भी बनता है कि ये 10 दिन का त्योहार है, ऐसा कोई है? तो ध्यान रखिए, केरल का ओणम, केरल का ओणम और एक नागालैंड का होरनबिल जो महोत्सव है, नागालैंड का होरनबिल जो महोत्सव है ये भी 10 दिन तक चलते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है। और केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम यदि आपसे पूछे तो केरल में, और होरनबिल महोत्सव यदि आपसे पूछे तो नागालैंड में। ये भी कितने दिन चलते हैं? 10 दिन तक चलते हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला सीमेंट संयंत्र है वो कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? तो कौन से वर्ष में किया गया? 1904 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब प्रश्न ये बनता है, चलो ठीक है 1904 में तो स्थापित किया गया, लेकिन कहां पर किया गया ये भी तो पूछ सकता है। तो कहां पर किया गया? मद्रास में। ये ध्यान रखना, भारत में जो पहला सीमेंट संयंत्र है वो 1904 में कहां पर स्थापित किया गया? मद्रास में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इनमें से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? वो आपको देखना है। देखिए कौन सा है? आ गया होगा आपका आंसर, मैं बता देता हूं, चलो देख लीजिए सही है गलत। ग्रेनाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी जो है वो क्या है? कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। बाकी 3 ऑप्शन आपको छोड़ने नहीं है, इनको याद रखने हैं। देखिए नाइस, सिस्ट और क्वार्टजाइट जो है ये किसके उदाहरण है? तीनों कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। क्योंकि आगे यही पूछ ले कि नाइस कौन सी चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का। तो आपको सिर्फ यहां पर याद करना है, फिर तो इसका आंसर आप दे ही दोगे आराम से। तो ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है ना वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है।
किसका है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब आप ये सोच रहे हो आग्नेय चट्टान बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से इसका निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। और जो ग्रेनाइट है वो किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। कायांतरित चट्टान के यदि आपसे उदाहरण पूछे तो 3 आपके सामने नाइस है, सिस्ट है, क्वार्टजाइट है। पॉइंट क्लियर? चले अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष बनाई गई? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष बनाई गई? ये यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये पूछ रहा है दूसरी कब बनाई गई? तो दूसरी आपकी बनाई गई 2000। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब प्रश्न ये बनता है, चलो दूसरी के बारे में तो हमें पता चल गया कि जो जनसंख्या नीति थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दूसरी, वो 2000 में बनाई गई। और हमसे पूछ ले पहले वाली, तो क्या करें? तो पहले वाली जो है वो 1976 में बनाई गई थी, लेकिन ध्यान ये रखना इसमें 1981 में संशोधन किया गया था। जो पहली जनसंख्या नीति है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, वो कब बनाई गई? 1976 में, लेकिन 1981 में इसमें क्या किया गया? संशोधन। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है पहली 1976 में बनाई गई थी, उसमें संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया? 1981 में। प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, हम एग्जामिनर के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो तो आप पढ़ सकते हो, वो तो आप याद रख सकते हो। तो उसको अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और रिक्त स्थान से बना मिश्र धातु है। जो ड्यूरालुमीन है ये एल्यूमिनियम और किससे बना हुआ एक मिश्र धातु है? यहां पर एक तो आपको धातु दिया गया एल्यूमिनियम, दूसरा आपका तांबा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो ड्यूरालुमीन है ये जो है एल्यूमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। अब बात करें कि इसका उपयोग क्या होता है, ये चीज है क्या? नाम ही बहुत सुना इसका उपयोग किसमें होता है? जो वायुयान होते हैं, वायुयान तथा हल्के औजार बनाने में इसका उपयोग होता है। वायुयान तथा हल्के औजार बनाने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। किसका? ड्यूरालुमीन का, जो कि एल्यूमिनियम और तांबे से बना क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के रिक्त स्थान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। कहने का मतलब जो सुकन्या समृद्धि योजना है, हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सीधा सीधा ये प्रश्न है। लेकिन जो प्रश्न पूछा है, ये पूछा है कि जो बालिका है जिसका खाता खोला जाएगा, वो कितने उम्र तक की होने से पहले उसका खाता खोला जा सकता है, ये प्रश्न है। अब बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब कितने उम्र की होने से पहले? 10 वर्ष की। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें जो बालिका का खाता खोला जाता है वो 10 वर्ष की होने से पहले उसका खाता हम कभी भी खुलवा सकते हैं। और ये कब शुरुआत हुई थी ये आपको ध्यान रखना है, 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? देखिए, जो राज्यपाल है उसकी क्षमादान की शक्ति भारत के कौन से आर्टिकल में है? पहले हमारा प्रश्न है, हम उसका आंसर देख लेते हैं। आर्टिकल 161 में। किस में है? अनुच्छेद 161 में। देखिए, राज्यपाल के बारे में बात की है ना, तो राष्ट्रपति का नाम तो आता है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 के तहत है। किसके तहत है? आर्टिकल 72 के तहत। दोनों एक क्यों है? क्योंकि ये जो राज्य की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति जो है वो केंद्र की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है वो केंद्र की सरकार है उसके प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है कौन? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल जो है वो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो राष्ट्रपति कार्य करता है लगभग वैसे ही कार्य है, वो राज्य में है, ये सेंटर में, केंद्र में। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद है। इजी सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, लेकिन इसके बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं वो आपको याद रखने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद सभी को पता है ऋग्वेद है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, ध्यान रखना है, 10,462 ऋचाएं हैं या मंत्र बोल सकते हैं, 10,462, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उनमें से एक तीसरा मंडल है जहां से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है, और ये गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवी को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। पॉइंट क्लियर? अब यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ए, बी और डी। कुछ याद आ रहा है इन तीनों को देखकर? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीनों को क्या बोला जाता है? वेद तरी बोला जाता है। वेद तरी या फिर तरी बोला जाता है। किसको? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को, तीनों को सम्मिलित रूप से वेद तरी कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? आ गई बात समझ में? तो चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने। कितने देशों ने? 45 देशों ने। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? इनमें से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो कौन सी वो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना? जो कृषि पर भी थी, उसका ध्यान था जो हमने पहले पढ़ा, और यहां पर बिजली और परिवहन पर भी केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूं, 51 से 56 तक थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। पॉइंट क्लियर? देखिए अगला प्रश्न देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, उसके द्वारा जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2018 वो किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में? भारत में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, रिक्त स्थान ने, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। इजी सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। योजना आयोग की जगह एक आयोग आया है, उसका नाम क्या है वो यहां पर आपसे पूछा गया है। तो योजना आयोग की स्थापना जो थी वो 1950 में हुई थी और उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। और नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2015 में। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। जिसने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान ले लिया है, जो कि एक थिंक टैंक संस्था के रूप में कार्य करता है। सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कौन है? नीति आयोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो सिक्किम राज्य से संबंधित है? अब आप देखिए यहां पर ऑप्शन होगा हमारा डी, तासी शब्दी। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये जो नृत्य है ये बूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? बूटिया जनजाति के द्वारा, और ये सिक्किम राज्य का नृत्य है। कौन सा? तासी शब्दी। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, पहला कोलाटम, मैंने बताया था कोलाटम, करगट्टम और कुमी किसके हैं? तमिलनाडु के लोक नृत्य। किसके हैं? तमिलनाडु के
लोक नृत्य। भंगड़ा की बात करें तो भंगड़ा कहाँ का है, सभी को पता है पंजाब का है। इसी के साथ एक और ऐड कर लेना, जो गिद्धा है वो भी कहाँ का है, पंजाब का। यहां पर एक इंपॉर्टेंट आया, नया नृत्य आया मुनारी। ये मुनारी जो है उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुनारी कहाँ का है, उड़ीसा का है। और सिक्किम का कौन सा था, तासी सब्दी जो था वो कहाँ का था, सिक्किम का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्लास्टिड्स जिनमें रिक्त स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। प्लास्टिड्स की यहाँ पर बात हो रही है, उनमें क्या होते हैं, हरे रंजक होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए जो लवक होता है ना, वो प्राय पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। ये याद रख लेना, जो लवक होते हैं वो प्राय किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा है कि जो जलियांवाला बाग था वो कहां पर है, तो वो है आपका पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, जिसमें सभा हो रही थी, और वो सभा जो डॉक्टर थे उनके गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद अगला देखिए, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को किस ओर ले जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। परंपरागत आदानों का जो उपयोग है और आधुनिक तकनीकों की जो अनुपस्थिति है, वो आधुनिक जो तकनीकी है वो कृषि में यदि हम उपयोग में नहीं लाएंगे, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उस कृषि उत्पादकता को किस ओर ले जाती है, तो किस ओर ले जाएगी, निम्न स्तर की ओर ले जाएगी। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो आजकल तकनीकी मशीनें चल रही हैं वो ज्यादा जरूरी है कृषि, किसके लिए, कृषि उत्पादकता के लिए। और यहां पर यही पूछा गया है, तो वो कृषि उत्पादकता को किस ओर ले जाती है, निम्न स्तर की ओर ले जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं। सभी को पता है, इजी सा प्रश्न है। ये भी एग्जाम में ये वो प्रश्न है जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, पेपर का जो जीके जीएस का जो आपका पार्ट आता है, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इजी मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे, हर प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, इतना इजी भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं, भारत की, जो शतरंज के महारत है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो विश्वनाथ आनंद है, इनको तीनों ध्यान रखना, ये तीनों जो है पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों प्रदान की जा चुके हैं। साथ ही अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चीन। आपका तो आंसर सीधा पाकिस्तान पे जाता है ना, टारगेट यही रहता है आपका तो कि ठोक दो इसको, तो ठीक है ना, टारगेट क्या रहता है, यही रहता है। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है, क्योंकि हमें चाहिए 2 नंबर। गलती नहीं करनी है, आवेश में आकर गलती नहीं करनी है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा कौन नहीं है, चीन नहीं है। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है। तैराकी के खेल में ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल से संबंधित आपको कोई भी शब्द दे दिया जाता है, वो पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है, तो कौन सा है, बटरफ्लाई। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये है तैराकी के खेल में उपयोग होने वाला एक स्ट्रोक, कौन सा, बटरफ्लाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब मैंडलिफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। मैंडलिफ आवर्त सारणी के बारे में आपने सुना होगा। तब जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे, ये पता होना चाहिए आपको। कितने थे, 63।
ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी, उसने जब अपना काम शुरू किया था इस पर, तो उस समय जो तत्व ज्ञात थे वो आपसे यहां पर पूछे कितने थे, 63 थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, कौन रहते थे कनिष्क के दरबार में? अब बहुत से लोग रहते थे, लेकिन प्रश्न को आगे पढ़िए कि जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की थी। अब सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहता था। जिसने क्या की थी, बुद्ध चरित की रचना की थी। और बुद्ध चरित क्या है, बुद्ध की जीवनी जो है वो है बुद्ध चरित। उसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। अगला प्रश्न देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? अभी हमने बात की थी, उसमें मैंने सारे पॉइंट बताए थे। यदि आपने अच्छे से देखा तो इसका आंसर भी आप दीजिए। तो क्या आएगा, जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे संविधान के भाग 4 के क में या फिर ए में। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 51 का है। कौन सा? 51 का। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का हमारा, रिक्त स्थान आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। कौन आयात को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है, और जो घरेलू उत्पादक हैं उनकी विदेशी प्रतिस्पर्धा में क्या करता है? सहायता करता है। तो कौन है? टेरिफ और कोटा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। ए और बी दोनों, टेरिफ और जो कोटा है वो आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। टारगेट है 40 प्लस का। टारगेट क्या है? 40 प्लस का। जिसने टारगेट अचीव किया वो कमेंट करना, और जिसके कम हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए। ये सभी आपको बताने हैं। और कैसी लगी क्लास ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी क्लासेस आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।